मैं नरेंद्र कुमार शर्मा, एससी प्रोफेसर हिस्ट्री, राजकीय महाविद्यालय देवगढ़, जिला राजसमंद। प्रिय छात्रों, आज हम बीए प्रथम वर्ष के इतिहास विषय के प्रथम प्रश्न पत्र के एक अति विशिष्ट, अति महत्वपूर्ण अध्याय के विषय में इस व्याख्यान के माध्यम से चर्चा करें, जिसका नाम है भारतीय संस्कृति और सभ्यता में वर्ण तथा आश्रम व्यवस्था और उसका महत्व। आप सभी लोग इस बात से भली भांति परिचित हो कि भारतीय समाज में आज जाति व्यवस्था का बोलबाला है। और एक समय ऐसा था जब हम ना तो जाति से परिचित थे और ना ही वर्ण से परिचित थे। जो आदिकालीन ग्रंथ है, जिसे हम अपना प्राचीनतम ग्रंथ मानते हैं, जिसका नाम ऋग्वेद है, उसमें भी 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का वर्णन आता है, वर्णन किया गया है। और उस वर्णन से जो वर्तमान की वर्ण व्यवस्था है या वर्तमान की जो जातीय व्यवस्था है, वो किसी भी तरीके से मेल नहीं खाती। फिर वैदिक ग्रंथों के या उत्तर वैदिक काल में हम आके ये देखते हैं कि जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती हैं तो वर्ण व्यवस्था एक निश्चित आकार लेने लगती है। जो प्रारंभिक दौर था वर्ण व्यवस्था का, वो निश्चित रूप से जन्मना वर्ण व्यवस्था का दौर नहीं था। निश्चित रूप से ये वो काल था जिसमें जन्म को वर्ण व्यवस्था का आधार नहीं माना जाता। सामान्यतया वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के लिए, वर्ण व्यवस्था की जो उत्पत्ति है उस विषय को लेकर जो विद्वत वर्ग है भारत का या इतिहास जगत के जो इतिहासकार हैं, वो एक मत नहीं है। वर्णों की उत्पत्ति के सिद्धांतों को लेकर आम तौर पर रंग के सिद्धांत का जिक्र किया जाता है, जन्म आधारित सिद्धांत का जिक्र किया जाता है, गुण आधारित सिद्धांत का जिक्र किया जाता है और कर्म पर आधारित सिद्धांत का जिक्र किया जाता है। तो यहाँ ये उल्लेखनीय है कि इस विषय को लेकर, वर्ण की उत्पत्ति को लेकर जो विद्वत जगत है वो एक मत नहीं है और ना ही कभी एक मत रहा था। जहाँ तक रंग पर आधारित सिद्धांत की बात है, तो जो श्वेत वर्ण के लोग हैं वो एक वर्ण कहलाएगा, जो ब्लैक हैं, काले हैं, वो दूसरा वर्ण कहलाएगा, और जो इसके बीच का जो वर्ण है, रंग है, वो तीसरा वर्ग कहलाएगा। उसी तरीके से गुण की बात आती है। जो जिन लोगों में सतोगुण का बाहुल्य है वो उच्च वर्ण में आएंगे, जिनमें तमो रजोगुण का आधिक्य है वो मध्यम वर्ण में आएंगे, और जिनमें तमोगुण का बाहुल्य है वो अधम वर्ण में आएंगे। तो इसी तरीके से कर्म को लेकर आदमी के जो कर्म हैं वो उसका वर्ण निर्धारित करते हैं। तो आदि काल में हम ये देखते हैं कि
निश्चित रूप से जो वर्ण व्यवस्था का आधार है वो गुणों पर आधारित व्यवस्था रही होगी। जिस वर्ग में सतोगुण के बाहुल्य होगा, जिन वर्ग में रजोगुण का बाहुल्य होगा और जिनमें तमोगुण का बाहुल्य होगा। तो प्रारंभिक दौर में हम ये देखते हैं कि इन सिर्फ और सिर्फ इन 3 वर्णों की चर्चा प्राचीनतम साहित्य में हमें प्राप्त होती है। धीरे धीरे जैसे समय व्यतीत होता रहा, गुण का स्थान कर्म ने लिया और अंततः वर्तमान जो परिवेश है, वर्तमान जो परिदृश्य है, उसमें जो कर्म है उसका भी स्थान जन्म ने ले लिया। अब जो ये व्यवस्था है ये जन्म पर आधारित व्यवस्था होकर रह गई। तो इस आधार पे हम ये देखते हैं कि समाज को 4 वर्णों में विभक्त किया जाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्र काल में वर्ण व्यवस्था को पुनः व्यवस्थित किया जाता है और इस व्यवस्था में जो ब्राह्मण वर्ण है उसके ऊपर जो जिम्मेदारी है, उसका जो कार्य है वो है अध्ययन और अध्यापन, और साथ ही जो धार्मिक क्रियाकलाप हैं, जो धार्मिक अनुष्ठान हैं, उनकी पूर्ति कराना। समाज में धार्मिक कार्यों का निष्पादन और साथ ही साथ अध्ययन अध्यापन, ये प्रमुख कार्य थे। जो ब्राह्मण वर्ण है ये वर्ण बाकी समस्त वर्णों के धार्मिक क्रियाकलापों को संपन्न कराएंगे और समाज में अध्ययन अध्यापन का जो कार्य है उसे ये पूरा करेंगे। बोधायन सूत्र में, गौतम सूत्र में इन कार्यों की के विषय में वर्णन किया गया है। गौतम जो सूत्र है उसमें यह व्यवस्था है कि जो ब्राह्मण है उसकी जीविका के लिए जो है वो 3 प्रकार के काम हैं: अध्यापन, याजन और प्रतिग्रह। और ये स्पष्ट है कि बहुसंख्यक अशिक्षित अथवा अर्धशिक्षित ब्राह्मण न अध्यापन कार्य कर सकते थे और न यजन कार्य कर सकते थे। ऐसी परिस्थिति में उन्होंने अन्य वर्गों के कर्मों का अनुसरण भी करना प्रारंभ कर दिया। तो जो ब्राह्मण वर्ण में भी जो लोग अध्ययन अध्यापन करने योग्य नहीं थे वो कर्म के आधार पर दूसरे उसमें शिफ्ट कर जाते थे, दूसरे वर्ण में शिफ्ट कर जाते। दूसरा जो महत्वपूर्ण है वो है क्षत्रिय। गौतम ऋषि ने ये कहा था, गौतम सूत्र ने ये कहा था कि राजा और विद्वान दोनों से संसार में धर्म की रक्षा होती है। ब्राह्मणों के सहयोग से क्षत्रिय सुख और शांति प्रदान करते हैं, प्राप्त भी करते हैं और प्रदान भी करते हैं। इनका जो कार्य था, क्षत्रियों का जो के ऊपर दायित्व था वो बाकी तीनों वर्णों की रक्षा करना था और बाकी तीनों वर्णों की भूमि की, संपत्ति की और जानो माल की रक्षा करना इनका दायित्व था। तो क्षत्रिय का जो दायित्व था वो यह था। लेकिन हम ये देखते हैं कि ये व्यवस्था भी कर्म के द्वारा परिवर्तित होती रहती थी। जैसे उदाहरण विश्वामित्र को हम ले सकते हैं। विश्वामित्र का उदाहरण हमारे सामने समीचीन प्रतीत होता है, क्योंकि वो जन्म से भले ही क्षत्रिय थे लेकिन कर्म से वो ऋषि थे, कर्म से वो ब्राह्मण थे। इसी तरीके से जो तीसरा वर्ण है वैश्य वर्ण, सामान्यतया
यह वर्ण ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्णों के बाद इसका स्थान समाज में आता है। और गौतम के अनुसार यदि कोई ब्राह्मण क्षत्रिय का अपमान करे तो उसे 50 कारशापण जुर्माना देना होगा। और इनका जो कार्य था वैश्यों का, वो वाणिज्य और व्यापार और पशुपालन, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो उद्यम व्यवस्था है, उस व्यवस्था का जो कार्य पूरा भार था वो वैश्य वर्ग के पास था। वैश्य जो वर्ण है वो अर्थव्यवस्था को संचालित करने वाला वर्ण कहलाता था या होता था। और ये भी कर्म के, इसे अध्ययन अध्यापन का अधिकार नहीं था, लेकिन आपत्ति काल में ये भी उपनयन संस्कार के माध्यम से या कर्म के आधार पर जो वर्ण है वो शिफ्ट होता था। और जो चौथा वर्ण है वो है शूद्र। इस वर्ण को प्रारंभिक तौर पे ये माना जाता था कि जो अनार्य है, जो विजित है, जो दास है, जिसे क्रिया किया जाता है, उसे शूद्र या अनार्य कहा जाता था। और बौधायन में उनके लिए कृष्ण वर्ण का उपयोग भी किया गया, अर्थात जो काले वर्ण के, श्याम वर्ण के लोग होंगे वो शूद्र कहलाते थे। और इसे आर्य और अनार्यों के वर्ण संकर जो जाति है उसके रूप में भी देखा गया है। और इनका कार्य था, प्रमुख कार्य था, जो बकाया 3 वर्ण है उनकी सेवा करना, या सामान्य तौर पे समाज की संरचना में जो सेवा का दायित्व था वो सारा का सारा इस वर्ण के पास था। तो सामान्य तौर पर ये वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी। उसी तरीके से सूत्र साहित्य में हम ये देखते हैं कि आश्रम व्यवस्था भी व्यक्ति के सामाजिक जीवन का आधार था। मनुष्य के जो जीवन है सामान्यतया उसे ऋग्वैदिक काल में या वैदिक काल में कहा था कि व्यक्ति शतायु होगा, 100 वर्ष की आयु वो जीवन जिएगा। एक सामान्य जीवन में उस समय 100 वर्ष की आयु का प्रावधान या 100 वर्ष की आयु मान के चलते थे। और उसमें जो प्रारंभिक 25 वर्ष थे, आयु के जो प्रारंभिक 25 वर्ष थे, उस काल में व्यक्ति ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करेगा, अपनी इंद्रियों को निग्रह करेगा, अध्ययन अध्यापन करेगा और अपने अंदर वो सारी योग्यताएं विकसित करेगा जिससे वो आगामी 3 जो आश्रम हैं उन आश्रमों का पालन कर सके। तो पठन पाठन, विद्या का सीखना, जो भी दायित्व हैं समाज से रिलेटेड, उन दायित्वों के विषय में जानकारी प्राप्त करना और उस योग्य होना, और वीर्य का संचय करना, ये प्रमुख दायित्व थे ब्रह्मचर्य आश्रम के। दूसरा आश्रम और सबसे जो महत्वपूर्ण आश्रम था वो आश्रम माना जाता था गृहस्थ आश्रम। इस आश्रम के लोगों पर ही सारा समाज निर्भर करता था। जो 5 महाव्रत थे वो 5 महाव्रत भी इस आश्रम के आधार पर ही चलते थे। और इस आश्रम के अंदर रहकर व्यक्ति संतानोत्पत्ति, अपने जीवन के संपूर्ण दायित्वों की पूर्ति करता था। और तीसरे आश्रम में वो प्रयास करता था गृहस्थ से दूर जाना, समाज से दूर जाना और संन्यास की ओर प्रवृत्त। और इसकी जो आयु मानी गई थी वो मानी गई थी 50 से 75 वर्ष के बीच।
जब व्यक्ति की या मनुष्य की आयु 50 और 75 वर्ष के दरमियान की होगी, तो उस आयु में व्यक्ति को अपने सारे सामाजिक दायित्वों की पूर्ति कर लेना चाहिए और उसके बाद वो अपना सारा ध्यान आध्यात्म की तरफ केंद्रित करने का प्रयास उसे करना चाहिए। और उसके बाद जो 75 वर्ष की आयु है, जब 75 से 100 वर्ष की आयु के बीच व्यक्ति पहुंचेगा, तो उसका ये दायित्व है कि वो अपने आप को सांसारिक चीज़ों से एकदम मुक्त कर ले और अपना ध्यान पूरा का पूरा अध्यात्म में लगाए और ईश्वर की उपासना में व्यतीत करे और जीवन को त्याग दे। तो इस प्रकार ये जो वर्ण और आश्रम व्यवस्था थी, ये भारतीय समाज का प्रमुख आधार थी और अच्छे या बुरे रूप में हम वर्तमान में भी देखते हैं। हालांकि आज ये सारे के सारे जो काम हैं, ये सोसाइटी को विभाजित करने के काम हैं। खैर ये अलग विषय है। तो ये जो व्याख्यान है, इस व्याख्यान में वर्ण और आश्रम व्यवस्था की चर्चा यहीं तक की जाएगी। धन्यवाद।